डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से पीएचडी कोर्स वर्क लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम रेफरेंस, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के प्रिपरेशन और स्टाइल की बातें कर रहे हैं। उस सीरीज़ का ये 6वां लेक्चर है जिसमें कि हम आज एपीए स्टाइल ऑफ साइटेशन एंड रेफरेंस जानेंगे। यानी जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, एपीए स्टाइल, जिसमें हमें अपने थीसिस में जिस स्टाइल में रेफरेंसेस को रखना है उसके विषय में आज हम विस्तार से जानेंगे। मित्रों, ये स्टाइल अधिकतर सोशल साइंस के विषयों में प्रयोग किया जाता है। सोशल साइंस के अध्ययन क्षेत्र के विद्यार्थी, शोधार्थी इस स्टाइल का अधिक उपयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। एपीए ये शॉर्ट फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का, और ये एसोसिएशन जो अमेरिका में है उसने 1929 में एक पब्लिकेशन किया था, अपना पब्लिकेशन मैनुअल जारी किया था, जिसमें कि इस प्रकार की रेफरेंसिंग शैली को निश्चित किया था। उन्होंने अपने इस पब्लिकेशन मैनुअल में बताया था कि यदि रेफरेंस रखना है तो उसे किस क्रम से रखना चाहिए, और इसके बाद फिर ये क्रम प्रचलित हुआ। यूएसए में व्यापक रूप से इसका प्रचलन है, और सोशल साइंस के विद्यार्थी अक्सर करके इस शैली का, इस स्टाइल का उपयोग करते हैं अपने शोध ग्रंथों, शोध पत्र के लिए, थीसिस और रिसर्च पेपर के लिए, और इस स्टाइल में करते हैं। आपको इसकी लोकप्रियता और इसके कितना इसका उपयोग होता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लग सकता है कि इसका 7वां वर्जन आ चुका है ना, 7वां संस्करण इसका आ गया है अब तक। व्यापार, एजुकेशन, बिजनेस और नर्सिंग, इन क्षेत्रों में भी, इन अध्ययन क्षेत्रों में भी इस स्टाइल का उपयोग किया जाता है। जो जैसा मैं कह रही थी कि अब तक एपीए शैली का 7 संस्करण आ चुका है। अभी जो नवीनतम 7वां संस्करण है वो 2019 अक्टूबर में आया था। इसके पहले 2009 में आया था 6ठा संस्करण, जो व्यापक रूप से प्रयोग में अभी चल रहा है। 19 में जो ये 7वां संस्करण आया उसका भी प्रयोग आरंभ हो चुका है, और 6ठा संस्करण भी अभी जारी ही है, उसको पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। तमाम यूनिवर्सिटी और संस्थान इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी जब आप अपनी थीसिस लिखेंगे और उसमें रेफरेंस करेंगे तो आप 7वां संस्करण लें, ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यदि आपको कोई कठिनाई आती है, नहीं ले पाते हैं 7वां, तो 6ठा संस्करण आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे पुराने संस्करण को आप नहीं देखिएगा या उसका अनुसरण मत कीजिएगा। तो अच्छा तो होगा कि यदि आप 7वां एपीए का नवीनतम जो सबसे लेटेस्ट फॉर्म है, लेटेस्ट वर्जन है, 2019 अक्टूबर में जारी हुआ, जो 7th एडिशन है, उसी को आप ध्यान में लें और उसके अनुसार अपने रेफरेंसिंग करें। नहीं तो 6th एडिशन जो 2009 का है उसको भी आप उपयोग में ला सकते हैं। अब ये है क्या, तो जैसा हमने बताया था कि 2 प्रणाली चलती है, एक पैरेंथेटिकल जिसको कहते हैं, और एक जो न्यूमेरिकल होती है। तो पैरेंथेटिकल यानी कोष्ठक में जिसको रखते हैं, जहाँ पे जहाँ उद्धरण के साथ में ही नाम दे करके लेखक का और प्रकाशन वर्ष दे करके और कोष्ठक में रख देते हैं। तो एपीए जो है वो यही प्रणाली में चलता है, और जिसको कि ऑथर डेट प्रणाली भी कहते हैं। तो इसमें लेखन प्रवाह में ही उद्धरण के साथ ही गोल कोष्ठक में जो है लेखक का सरनेम लिखा जाता है, और प्रकाशन वर्ष किस वर्ष में उसने बताया, ये कहा,
और फिर उसकी पृष्ठ संख्या यदि ज़रूरत होती है तो दी जाती है, पृष्ठ संख्या कई बार नहीं भी दी जाती है, लेकिन ये दो चीज़ें तो दी ही जाती हैं, लेखक का सरनेम और प्रकाशन वर्ष। जैसे कि हम इसका उदाहरण अगर हम देखें तो भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। ये एक अगर हम भाषा के विषय में बात कर रहे हैं तो भोलानाथ तिवारी बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, उनकी पुस्तक में से ये उदाहरण दिया जाता है भाषा की परिभाषा के रूप में। तो ये अगर हमने अपने लेखन में दिया, भाषा की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, इस प्रकार लिखते हुए ये लिखा, ये जो सामने इन्वर्टेड कॉमास में मैंने रखा है, आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, लिख करके और कोष्ठक में फिर तिवारी, भोलानाथ तिवारी का सरनेम तिवारी, 1979 का जो संस्करण उनकी पुस्तक का आया था, भाषा विज्ञान पुस्तक है, वो पूरा विस्तार जो है वो रेफरेंस में दिया जाएगा। ये इन टेक्स्ट साइटेशन का मैं उदाहरण दे रही हूँ। तो इन टेक्स्ट साइटेशन में आपने उद्धरण दिया, पुस्तक से किसी की बात कही, फिर किसने कही है वो उनका नाम रखा, उनका सरनेम रखा, जिस पुस्तक में से उस बात को लिया है या जिस जगह से लिया है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1979 वो रखा, और उसके बाद वो पृष्ठ 5 पर है तो पृष्ठ 5 ऐसा लिखा। इस शैली में आप लेखक के नाम को बाहर भी रख सकते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि तिवारी, फिर ब्रैकेट में आएगा 1979 पृष्ठ 5, भाषा की परिभाषा देते हुए कहते हैं भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। तो उद्धरण दोनों में दिया जा रहा है। उद्धरण देने के बाद आप कोष्ठक में लेखक का सरनाम, प्रकाशन वर्ष और पेज नंबर रख सकते हैं, या आप सीधे लेखक को रेफर कर सकते हैं पहले बाहर, कोष्ठक के बाहर ही, कि तिवारी भाषा की परिभाषा देते हुए कहते हैं, इस प्रकार से लिख करके, और तिवारी के बाद आप मेंशन कर दें कि वो कहाँ, किस सन की बात है और किस पृष्ठ पर वो लिखी हुई है उनकी पुस्तक में। तो इससे भी, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीका वैलिड है, ये दोनों ही एपीए स्टाइल ऑफ साइटेशन कही जाएगी। एपीए स्टाइल में अगर हम साइटेशन कर रहे हैं तो उसकी कुछ खास बातें हम जान लें। यदि समान सरनेम वाले एक से अधिक लेखकों का जिक्र आना हो, जैसे कि जो मैंने उदाहरण दिया था वो मैंने बताया था कि भाषा वैज्ञानिक है भोलानाथ तिवारी जी, उनकी पुस्तक में से मैंने उदाहरण दिया था, पिछला जो मैंने उदाहरण दिया है ना। अब दूसरे भाषा वैज्ञानिक हैं उदय नारायण तिवारी। अब अगर मैं भाषा विज्ञान के ऊपर कोई रिसर्च पेपर लिख रही हूँ तो बहुत संभव है कि मैं आगे उदय नारायण तिवारी जी के नाम का भी उल्लेख करूँ, या उनके ग्रंथ से भी कोई उदाहरण दूँ, तो उनका भी तिवारी हो जाएगा। तो तिवारी ये कि वो, तो ये संदेह उपस्थित हो सकता है। तो इसलिए अगर समान सरनेम वाले आने हैं, कई एक लेखक आने हैं, तो हम जो सरनेम लिखते हैं उसके साथ उनके पहले नाम का भी आद्याक्षर या इनिशियल लिख देना चाहिए। जैसे कि तिवारी भो अगर हमने कहा यानी भोलानाथ तिवारी। अगर उदय नारायण तिवारी की हम बात करेंगे तो तिवारी ऊ लिखेंगे तो उदय नारायण तिवारी हो जाएंगे। तो ये इस तरह से भी साइटेशन ये लिखा जा सकता है। अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं, लेखक हैं जिनका सरनेम एक ही है, तो उसके साथ उनके प्रथम नाम का इनिशियल भी दे देना चाहिए, जिससे कोई भी संदेह की स्थिति न बने। अगर दो लेखक हो, एक ही पुस्तक, जिस पुस्तक से आपने उद्धरण दिया उसके दो लेखक हैं, तो दोनों लेखकों के नाम उसमें आने चाहिए। तो अब आप कैसे करेंगे? तब आप दोनों लेखकों के सरनेम को लिखेंगे और बीच में और लगेगा। यानी मान लीजिए कि भोलानाथ तिवारी और दूसरे कोई भाषा वैज्ञानिक हैं जो कि साथ में पुस्तक लिख रहे हैं, तो उन दोनों का नाम उसमें आना चाहिए, उन दोनों का लिखना चाहिए। तो कह सकते हैं कि तिवारी और मिश्रा
और जो भी पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है वो, और पेज नंबर यदि ज़रूरत है तो, नहीं तो पेज नंबर रहने भी दिया, ऑप्शनल है पेज नंबर, वो रहने दिया जा सकता है। लेकिन इन टेक्स्ट साइटेशन में दो चीज़, नाम और प्रकाशन वर्ष होना ही चाहिए। अब दो से भी अधिक लेखक हैं तो जो है पहले और दूसरे के बीच में कॉमा लगेगा, और दूसरे और तीसरे के बीच में और लगेगा। सीधी बात है। तिवारी, क्वामा, मिश्रा और सिंह, इसके बाद फिर क्वामा आएगा और तब आप प्रकाशन वर्ष लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कितने भी लेखक हों, उन सभी लेखकों के नाम का सरनेम का आपको जिक्र इन टेक्स्ट साइटेशन में, कोष्ठक में करना है। ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इन टेक्स्ट साइटेशन देते हैं तो अगर आप किसी वाक्य के अंत में वो ले जा रहे हैं तो उस साइटेशन को देने के बाद ही आप उस वाक्य के बाद का जो भी चिन्ह, आप विराम चिन्ह लगाना चाहते हैं, जो भी पंक्चुएशन लगाना चाहते हैं, वो साइटेशन पूरा होने के बाद लगाना है। यानी जब आप लिखेंगे, जो पहले का उदाहरण था, जैसे ये उदाहरण है, तो या इस तरह से हम इसमें देखें, प्रतीकों की व्यवस्था है, ऐसा कहा है। मान लीजिए मेरा जो वाक्य है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ये जो सबसे ऊपर वाला उदाहरण है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, ऐसा कहा गया है। अब हमने जब यहाँ प्रतीकों की व्यवस्था है जब कहा है तो उसके बाद ही पंक्चुएशन मार्क लगेगा। वस्तुतः यहाँ पर भी ये गलत ही लगा है, प्रतीकों की व्यवस्था है के बाद जो पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप है वो वहाँ नहीं होना चाहिए, वो अंत में होना चाहिए। यानी जो कोष्ठक जहाँ पे बंद होता है वहाँ पर वो फुल स्टॉप होना चाहिए। तो इस तरह से जब भी आप वाक्य में लिख रहे हैं तो वाक्य का जो पंक्चुएशन मार्क है वो साइटेशन पूरा हो जाने के बाद आएगा। यानी जहाँ ब्रैकेट बंद होता है वहाँ पर आप देंगे, कॉमा देने की आवश्यकता है तो कॉमा, फुल स्टॉप देने की आवश्यकता है तो फुल स्टॉप, तो वो आप ब्रैकेट क्लोज होने के बाद ही देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये गलती किसी रह गई है, ये इसको आप सुधारिएगा अपने वर्जन में। आप ये ध्यान नहीं दीजिएगा कि यहाँ पे फुल स्टॉप किया जाए, ये लास्ट अंतिम में पूरा ब्रैकेट समाप्त होगा, क्लोज होगा, उसके बाद ये फुल स्टॉप आना चाहिए। इसमें अगर हम रेफरेंस लिख रहे हैं एपीएस स्टाइल में, इन टेक्स्ट साइटेशन किस प्रकार दिया जाएगा इसके विषय में हमने अभी बात की। अब इसमें रेफरेंस किस प्रकार लिखे जाने चाहिए, है ना। तो एपीएस स्टाइल में जो रेफरेंस है वो अंत में आते हैं। यानी अगर आप शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो रिसर्च पेपर के ख़त्म होने के बाद अलग पूरा पेज आएगा, रेफरेंस उसकी टाइटल होगी, बोल्ड में बीच में लिखा जाएगा और उसके बाद सारे रेफरेंस दिए जाएंगे। यानी जितना इन टेक्स्ट साइटेशन हुआ है उन सब का रेफरेंस वहाँ पर दिया जाएगा। फिर अगर आपकी थीसिस है तो हर थीसिस के हर अध्याय के बाद पूरा अध्याय पूरा हो जाता है, उसके बाद आप रेफरेंस एक अलग पेज पर ये हेडिंग डालेंगे बोल्ड अक्षरों में, सेंटर अलाइनमेंट के साथ में, और फिर उसके नीचे आप जितना उस चैप्टर में साइटेशन दिया गया है उसका रेफरेंस आप यहाँ पर पूरा लिखेंगे। अब रेफरेंस में उन्हीं स्रोतों का उल्लेख होना चाहिए जिससे सचमुच उद्धरण दिया है। यानी जो इन टेक्स्ट साइटेशन हुए हैं जितने, रेफरेंस में वही सब आते हैं, रेफरेंस में उसके अलावा नहीं आते हैं। यानी रेफरेंस में आप जब भी उल्लेख करें तो उसका कहीं ना कहीं आपके जो अंदर आपका चल रहा है, पूरा लेखन चल रहा है, उस लेखन में उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदर्भ आना चाहिए, तभी आप उसको रेफरेंस रखेंगे। उद्धरण माने साइटेशन करते समय कई बार होता है कि हम वाक्य लेते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि हम वाक्य नहीं लेते हैं, केवल वैसे ही बता देते हैं कि भाषा की परिभाषा भोलानाथ तिवारी ने अच्छी तरीके से दी है,
हमने उनकी पूरी बात नहीं कही, उन्होंने जो परिभाषा दी है उसको नहीं बताया, लेकिन सिर्फ ये बता दिया कि भोलानाथ तिवारी ने भाषा की परिभाषा दी है। तो तब भी वो साइटेशन हुआ, और उसका फिर पूरा आप रेफरेंस जब लिखेंगे तो उनका पूरा विवरण वहाँ पे लिखेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लेखन में आना चाहिए, वही उन्हीं स्रोतों को आप रेफरेंस में लेंगे। यहीं पर अंतर है। देखिए, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस का अंतर यहीं पर आता है। रेफरेंस में आप उन्हीं स्रोतों को लिस्ट करते हैं, उन्हीं रेफरेंसेस को लिस्ट करते हैं जिनको कि आपने सचमुच उस लेखन में, वो शोध पत्र लेखन हो कि शोध ग्रंथ का लेखन हो, उसमें आपने सचमुच उपयोग किया है। उस चैप्टर में, उस रिसर्च पेपर में उसका सचमुच कहीं ना कहीं उल्लेख आया है, तभी आप उसको रेफरेंस में देंगे। बिब्लियोग्राफी के साथ ये बात नहीं है। बिब्लियोग्राफी के साथ यदि ये भाषा विज्ञान वाली का उदाहरण हम दें तो मैं अगर कोई रिसर्च पेपर लिख रही हूँ भाषा विज्ञान के ऊपर, तो जो उसकी बिब्लियोग्राफी बनेगी उसमें भाषा विज्ञान में जितनी भी पुस्तकें इस संदर्भ में मैंने देखी हैं उन सभी को मैं लिख सकती हूँ। उसमें ज़रूरी नहीं है कि उनसे मैंने उनका उल्लेख अपने लेखन में किया ही हो या उनका कोई ना कोई उद्धरण लिया ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए भी किसी पुस्तक को पढ़ा है यदि, तो मैं उसको बिब्लियोग्राफी में दे सकती हूँ। बिब्लियोग्राफी में उस अध्ययन क्षेत्र की सभी पुस्तकें शामिल हो सकती हैं, जबकि रेफरेंस में केवल वही पुस्तकें या वही स्रोत शामिल होंगे जिनका सचमुच उल्लेख हम अपने लेखन में करते हैं। ठीक है, इसको लिखने का एक बिल्कुल तरीका है जिसको कि आगे हम बता रहे हैं। तो इसमें जो मैंने लिस्ट में जो 2 प्रविष्टि यानी 2 एंट्रीज जो आएंगी उसके बीच डबल लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, यानी स्पेस बहुत क्लियर होनी चाहिए। फिर ये जो सारी एंट्रीज होती हैं वो हैंगिंग इंडेंट में लिखी जाती हैं। हैंगिंग इंडेंट आप देखें तो आपको पता लगेगा 2 तरह के खास करके होते हैं, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग या नन। ये अगर आप पैराग्राफ करते हैं, वर्ड में भी पैराग्राफ करते हैं तो आपको ये 3 से आप परिचित होंगे। नन, जिसमें कि आप पूरा लेफ़्ट की तरफ से लिखना शुरू करते हैं, सारी लाइनें एक ही जगह से लेफ़्ट से शुरू होती हैं। फर्स्ट लाइन में होता है कि फर्स्ट लाइन थोड़ा सा खिसक जाती है दाहिनी तरफ और बाकी सारी लाइनें पूरी लेफ़्ट से शुरू होती हैं मार्जिन से, जबकि पहली लाइन जो होती है वो खिसक करके थोड़ा दूर से शुरू होती है, मार्जिन के से थोड़ा दूर से शुरू होती है। हैंगिंग में होता है कि पहली लाइन मार्जिन से शुरू होती है और बाकी लाइनें मार्जिन से थोड़ा सा हट करके शुरू होती हैं। तो ये आप वर्ड में जाएंगे तो हैंगिंग इंडेंट अगर आप देखना चाहेंगे तो पैराग्राफ के स्टाइलिंग में आप देख सकते हैं। तो ये APA स्टाइल में जो रेफरेंस की सूची बनती है, जो लिस्ट होती है, उसमें जितनी एंट्रीज होती हैं तो वो हैंगिंग इंडेंट में होती है। माने पहली लाइन उनकी जो आएगी वो बिल्कुल मार्जिन से सटी हुई आएगी और उसके बाद जो दूसरी या तीसरी जो भी लाइन आएंगी वो उससे थोड़ा हट करके, मार्जिन से थोड़ा हट करके पहली लाइन के थोड़ा सा नीचे की, माने दूर से, जहाँ से पहली लाइन शुरू हुई उससे थोड़ा सा दूर से वो शुरू होगी और फिर बाकी सारी लाइनें वहीं से शुरू होंगी। तो इसको हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। इसी में ये APA स्टाइल के रेफरेंस लिस्ट किए जाते हैं। फिर सब जितनी आपने एंट्रीज करी हैं उसके लास्ट में फुल स्टॉप देना ज़रूरी होता है। APA स्टाइल में देखिए यही सब छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि एक स्टाइल को दूसरे स्टाइल से अलग करती हैं और स्पेसिफिक बनाती हैं। तो आपको इन सभी का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप प्रविष्टियाँ मैंने एंट्रीज़ जो कर रहे हैं तो वो एंट्रीज़ जहाँ ख़त्म होती हैं वहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे, जिससे स्पष्ट पता चल जाए कि आपकी एंट्री यहाँ पे ख़त्म हो गई है। इसमें फिर ये जो है आकार आदि क्रम से व्यवस्थित होने चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लेते हैं, लेकिन किस प्रकार से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे तो आप जैसा पहला बताया जा चुका है, जो हम लिखते हैं तो उसमें लेखक का नाम सबसे पहले होता है, लेखक का सरनेम पहले होता है, उसकी जो टाइटल या उसका जो
फैमिली नेम कहिए या सरनेम कहिए, है ना, वो जो है पहले आता है, उसको पहले लिखना है। उसके बाद एक कॉमा देना है। उसके बाद उनके इनिशियल लिखने हैं या पूरा नाम भी लिखा जा सकता है। वो लिखकर अधिकतर इनिशियल लिखा जाता है, इनिशियल लिखते हैं। तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बनेगा वो सरनेम का बनेगा सबसे पहले। अब मान लीजिए कि आप एंट्री कर रहे हैं, 2 पुस्तकों की एंट्री है, 2 ग्रंथों की एंट्री है। दोनों के फर्स्ट लेखक जो हैं वो तो एक ही हैं, तिवारी भोलानाथ। उसके बाद के लेखक अलग हैं। तो किस तिवारी भोलानाथ में से किसको ऊपर किसको नीचे रखा जाए? तो पहली बात तो ये है कि जो अगर दोनों में लेखक हैं तो पहला लेखक अगर सेम है तो जो नेक्स्ट लेखक आएगा उसका जो टाइटल होगा उसके अनुसार, मान लीजिए पहला जो है वो तिवारी भो सहाय रा ऐसा है। दूसरा आता है, दूसरी जो एंट्री आती है वो आती है तिवारी भो और मिश्रा। तो अब स पहले आता है कि म पहले आता है? म पहले आता है। तो आप तिवारी भो मिश्रा इसको ऊपर रखेंगे और उसके नीचे रखेंगे तिवारी भो सहाय। तो यानी आप पहले लेखक अगर सेम है तो दूसरे लेखक के अनुसार अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगेगा। अब मान लीजिए कि 2 या अधिक लेखकों का सरनेम एक हो, है ना। अब तिवारी, जैसा जो उदाहरण पहले बताया था कि तिवारी भोलानाथ भी है, तिवारी उदय नारायण भी हैं, तो इनमें पहले कौन आएगा? तो पहले नाम के अनुसार, मैंने दोनों का टाइटल तो सरनेम एक ही हो गया, तिवारी। अब तिवारी भो और तिवारी ऊ, तो निश्चित रूप से ऊ पहले आता है तो तिवारी ऊ पहले ऊपर जाएंगे और तिवारी भो नीचे आएंगे। तो इस तरह से आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है अपने रेफरेंस बनाते समय एपीए स्टाइल में, और बिल्कुल देख करके कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा उसके अनुसार ही आपको रखना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑथर के सरनेम के अनुसार लगाएंगे। जब फर्स्ट ऑथर एक जैसा हो जाता है तो सेकंड जो ऑथर है उसके सरनेम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे। फिर अगर एक ही सरनेम वाले 2 राइटर हैं तो उनके फर्स्ट नेम के जो का इनिशियल है उसके हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे। तो इस तरह से ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एपीए स्टाइल के रेफरेंस को अरेंज करना है। फिर ऐसा हो सकता है कि एक ही लेखक है, उसके एक ही पुस्तक के कई संस्करण निकले हैं। जैसे भोलानाथ तिवारी की ही जो ये बात कर रहे हैं, इनकी 14 संस्करण इस पुस्तक के निकले हैं, भाषा विज्ञान। अब मान लीजिए हम पहले संस्करण पर भी काम कर रहे हैं और 14वें संस्करण पर भी काम कर रहे हैं और पुस्तक का नाम एक ही है, लेखक का नाम भी एक ही है, तो उनको किस प्रकार रखेंगे? तो तो इसमें एंट्री जो होगी वो केवल तिवारी भो की ही होगी। उसके बाद जो संस्करण आएंगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कालानुक्रम से आएंगे, यानी कि जो सबसे पहले छपी हुई पुस्तक है जिसका ईयर सबसे पुराना है वो सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद नीचे आता जाएगा। तो इस तरह से कालानुक्रम से इसको रखेंगे, कालानुक्रम से रखेंगे इसको। तो ये सारी जो है ये स्पेसिफिकेशन है एपीए स्टाइल का कि किस प्रकार से आपको सूची तैयार करनी है रेफरेंस की। फिर मान लीजिए कि कोई एंट्री ऐसी है जिसमें अंक पहले आ जा रहा है किसी कारणवश, है ना, लेखक का सरनेम नहीं आ रहा है बल्कि कोई न्यूमेरिकल वहाँ पर कोई नंबर वहाँ आ रहा है सबसे पहले, तो वो सबके ऊपर चला जाएगा। जहाँ से अक्षरों से शुरू हो रहा है उसके ऊपर जो है वो अंक वाली आएगी। आप अंक जो है वो पहले आएगा, उसके बाद अक्षर आएगा। तो पहले अंक, अगर मान लीजिए कोई आपकी एंट्री इस प्रकार की है जिसमें कि पहला जो अक्षर आ रहा है वो किसी वजह से कोई एक नंबर है अक्षर ना हो करके, तो वो सभी अक्षरों वाली जो एंट्री है उसके ऊपर जाएगा, उसके पहले लिखी जाएगी। तो अंकों वाली पहले लिखी जाएगी, उसके बाद तब अक्षरों वाली शुरू होगी। और इसमें भी अंक अगर कई 2-3 हो गए तो निश्चित रूप से आप
छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, यानी अगर 70 और 85 ये 2 अंक हैं तो 70 को आप पहले लिखेंगे और 85 को बाद में लिखेंगे। फिर उद्धरण जो है आप लेते हैं जब, तो अगर एक ही पृष्ठ से लिया जाता है तो P आपको एक ही बार लिखना है। और यदि एक से अधिक पृष्ठ हैं, यानी 34 से 36 तक ऐसा आप है, तो आपको PP लिखना है। PP आप लिखेंगे जब एक से अधिक पृष्ठ हो रहे हैं, और P लिखेंगे जब केवल एक पृष्ठ यानी P9 यानी 9वें पृष्ठ से लिया गया है। जब आप PP लिखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा ये एक से अधिक पृष्ठ से ये उद्धरण आता है। इसके बाद जो आप जब पुस्तकों इत्यादि का नाम लिखते हैं, तो जब जो बड़े ग्रंथ हैं, बड़ी पुस्तकें हैं, पूरी पुस्तकें हैं या शोध पत्रिकाएं हैं बड़ी, तो उनका नाम इटैलिक में लिखना चाहिए, इटैलिसाइज्ड उनका नाम होना चाहिए। जबकि जो छोटे स्रोत हैं, जैसे कि कोई लेख हो, पुस्तक का कोई अध्याय हो, या न्यूज़पेपर की कोई एंट्री हो, तो इसको इटैलिसाइज नहीं करते हैं, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। कई बार आपको होता है कि एक पुस्तक का भी आप नाम देंगे और फिर उसमें जो अध्याय, जिस अध्याय से आपने लिया उसका भी आप नाम देंगे, तो पुस्तक का नाम इटैलिसाइज्ड होगा और अध्याय का नाम डबल इन्वर्टेड कॉमास में होगा। तो ये सारी कुछ बातें हैं मुख्य APA से संबंधित, वो मैंने यहाँ पे बताई। और ये सभी कुछ वस्तुतः एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल, रिसर्च गेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेबसाइट है, आप सबको जानना चाहिए, जिसमें कि शोध संबंधी बहुत सारे स्रोत आपको मिलेंगे। हालांकि अधिकतम स्रोत अंग्रेज़ी में ही मिलेंगे। तो ये जो है आपको उस वहाँ से मुझे ये आर्टिकल मिला था, अ मैनुअल ऑफ रेफरेंसिंग स्टाइल्स, तो वहाँ से ये मैंने लिया है। आपको अगर और विस्तार से पढ़ना है तो आप उस पर जा सकते हैं। ये मैनुअल ऑफ रेफरेंसिंग स्टाइल रिसर्च गेट पर है, इसकी लिंक भी मैंने रखी है, तो इस लिंक का सहारा लेकर के आप उस पर जा सकते हैं और इसको देख सकते हैं। इसमें बहुत ही विस्तार से सारी एक छोटी छोटी बातें कैसे करनी चाहिए, स्टाइलिंग किस स्टाइल में किस प्रकार लिखना चाहिए, ये दिया हुआ है, तो उससे आप ले सकते हैं। तो मित्रों, आज का व्याख्यान हम यहीं पर रखते हैं। अगला जो व्याख्यान होगा उसमें हम MLA पर विशेष रूप से बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परः।